गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 46वीं वीडियो के साथ में कक्षा 10th विषय विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने आपको जनन तंत्र के बारे में एक परिभाषा बताई थी, तो हम ये भी ऐसे एक बार दोबारा देख लें उसको कि जनन तंत्र क्या है। कि ऐसा तंत्र जिसमें किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न की जाती है। तो ऐसा तंत्र जिसके द्वारा किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न की जाती है तो उसे जनन तंत्र कहते हैं। तो मानव, इसमें हम पढ़ेंगे मानव का जनन तंत्र। तो ध्यान देना, इसमें एक बार देख सकते हैं इसको जनन तंत्र की परिभाषा। तो हम पढ़ रहे हैं मानव में जनन तंत्र। तो जनन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने समान नए संतति जीव उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। और ऐसा तंत्र जिसके द्वारा नई संतति उत्पन्न की जाती है उसे जनन तंत्र कहते हैं। इसमें देखिएगा आप, हम पढ़ रहे हैं मानव में जनन तंत्र। अब आता मानव में जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान देना कि क्या होता है मानव जनन तंत्र। तो मानव एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। मानव में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। ध्यान देना, कैसे जनन? मानव में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। अर्थात लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो जनकों द्वारा उत्पन्न नर युग्मकों के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। नए संतति जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसी आधार पर लैंगिक जनन कैसा होता है? द्विजनकीय होता है, जिसमें नर जनक के द्वारा नर युग्मक और मादा जनक के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और शुक्राणु एवं अंडाणुओं के युग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे भविष्य में नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि मानव जनन तंत्र। इसमें देखिएगा मानव कैसा प्राणी होता है? मानव एक लिंगी प्राणी होता है। मानव एक लिंगी प्राणी होता है। कैसा होता है? मानव एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसमें ध्यान देना, नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। अर्थात पाए जाते हैं, कहने का मतलब यह है मानव एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। ध्यान देना, मानव में केवल लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मानव में केवल क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। अर्थात लैंगिक जनन कैसा होता है? द्विजनकीय होता है। लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है, अर्थात इसमें दो जनक भाग लेते हैं और दो जनकों से नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को अंडाणु कहते हैं और मादा युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो आगे देखिएगा, इसमें ध्यान देना, जिसमें क्या लिखा आपने? लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है, जिसमें नर जनक के द्वारा होता है, जिसमें नर जनक
नर जनक के द्वारा नर युग्मक के द्वारा नर युग्मक के रूप में नर जनक के द्वारा नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। ध्यान देना, लैंगिक जनन द्विजनकी होता है, अर्थात इसमें दो जनक भाग लेते हैं, अर्थात ये दो जनकों के संलयन से क्रिया होती है, जिसमें नर जनक के द्वारा नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार मादा जनक के द्वारा, जबकि मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। तो इसको देखें आप ध्यान से, जबकि मादा जनक के द्वारा, इस पे लेके अगला पॉइंट है, जबकि मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं ओवम का निर्माण किया जाता है। तो देखिएगा कि जबकि मादा जनक के रूप में मादा युग्मक के रूप में, जबकि मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान देना, दो जनकों नर जनक के द्वारा नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण किया जाता है और मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। आगे ध्यान देना, शुक्राणु और अंडाणु के युग्मन से क्या होता है, अब ये दोनों बन गए युग्मक, शुक्राणु एवं अंडाणु के युग्मन या निषेचन से युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे भविष्य में नए संतति जीव का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर नए संतति जीव का निर्माण होता है। तो ध्यान देना, जब ये नर जनकों के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु और मादा जनकों के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण हो जाता है और नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के बीच युग्मन क्रिया होती है और युग्मन से क्या बनता है, अंडाणु एवं शुक्राणु के बीच युग्मन या निषेचन होता है, जिससे जाइगोट द्विगुणी संरचना जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर भविष्य में नए जीव का निर्माण होता है। अतः लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी जननांग या जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि में होता है। ध्यान देना, अतः मानव में आगे क्या था, अतः मानव में लैंगिक जनन के लिए समझ जाता है, अतः मानव में लैंगिक जनन के लिए, अतः मानव में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं, लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी
कोशिकाओं, उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास, उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि या अवस्था में होता है, जिसे यौवना रंभ, प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव में या नर मानव या मादा मानव, मतलब पुरुष और महिला में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं या उत्तरदायी जनन कोशिकाओं, ये भी कह सकते हैं उत्तरदायी जनन कोशिकाओं, उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि या अवस्था में होता है, जिसे यौनारंभ अवस्था कहते हैं। अब यौनारंभ अवस्था क्या होती है, ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि मानव के जीवन चक्र को या मानव के जीवन अवधि को निम्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे किशोर अवस्था, पहले बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद में आपको आ जाती है वयस्कावस्था, इसे हम प्रजनन अवस्था भी कहते हैं, और बाद में आ जाती है वृद्धा अवस्था। तो ध्यान देना, तो यौनारंभ, तो यौनारंभ के बारे में देखें कि प्रश्न आता है यौनारंभ किसे क्या कहते हैं। यौनारंभ, ध्यान देना, तो यौवनारंभ, यौवनारंभ, प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी क्या होती है, ध्यान देना। तो देखो, किशोर अवस्था और वयस्कावस्था या जनन अवस्था या प्रजनन अवस्था के मध्य का संक्रमण काल यौनारंभ कहलाता है। इसमें क्या परिभाषा है, ध्यान देना, किशोर अवस्था, किशोरावस्था, किशोर अवस्था और वयस्कावस्था या अप्रजनन अवस्था, वयस्कावस्था या प्रजनन अवस्था भी कह सकते हैं इसको, वयस्कावस्था या प्रजनन अवस्था के मध्य के संक्रमण काल को, संक्रमण काल या अवधि को यौवनारंभ, यौवनारंभ, प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये किशोरावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य का संक्रमण काल होता है, अर्थात अप्रजनन अवस्था होती है। ध्यान देना, कौन सी अवस्था होती है, अप्रजनन अवस्था होती है, या फिर यह भी कह सकते हैं किशोर अवस्था का अंत और प्रजनन अवस्था का प्रारंभ काल होता है। हम ये भी कह सकते हैं यह किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का अंत और वयस्कावस्था या प्रजनन अवस्था का आरंभ, प्रजनन अवस्था का आरंभ, ये भी कह सकते हैं प्रजनन अवस्था का प्रारंभन काल होता है। मतलब किशोर अवस्था का अंत और वयस्कावस्था का प्रारंभन काल होता है। तो देखो क्या होता है इस अवस्था में कि यौवनारंभ
यौवनारंभ अवस्था में लड़के एवं लड़कियों में जनन अंगों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन परिपक्वता का विकास होता है। तो देखिएगा यौवनारंभ अवस्था में, देखिएगा यौवनारंभ अवस्था में लड़के एवं लड़कियों में जनन अंगों का विकास, कॉमा आगे जाकर आपको द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन परिपक्वता का विकास होता है, और जनन परिपक्वता का विकास होता है। तो यौवनारंभ अवस्था में क्या होता है, ध्यान देना कि लड़के एवं लड़कियों में जनन अंगों का विकास, जनन अंगों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और जनन परिपक्वता का विकास होता है, हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं। तो ये अवस्था कब प्रारंभ होती है, ध्यान रखना। किंतु इसमें आगे क्या होता है, किंतु कौन सी अवस्था में, यौवनारंभ अवस्था में, किंतु इसमें शारीरिक वृद्धि, कौन सी वृद्धि, किंतु इसमें शारीरिक वृद्धि दर बहुत कम हो जाती है। शारीरिक वृद्धि की दर बहुत कम हो जाती है। ध्यान देना कि यौवनारंभ अवस्था में जो शारीरिक वृद्धि दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि मतलब वृद्धि दर के रूप में उसका विकास नहीं होता है। आगे देखो, लड़कियों में यौवनारंभ का प्रारंभ 13 से या 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। इसमें देखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना। लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र, 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि लड़कों में यौवनारंभ 13 से 15 वर्ष की उम्र, 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है, 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। आगे देखिएगा उसमें आपको, तो देखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ कौन सी
उम्र में होता है या कौन से वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है? तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि लड़कों में यौवनारंभ 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। आगे देखिएगा, अब यौनारंभ में लड़के एवं लड़कियों में कुछ परिवर्तन होते हैं। ध्यान देना, यौनारंभ में लड़के एवं लड़कियों में कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें यौनारंभ लक्षण के नाम से जाना जाता है। तो देखो, मानव नर में, ध्यान देना, मानव नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मानव नर में द्वितीयक, हम ये भी कह सकते हैं गौण लैंगिक लक्षण, या हम ये भी कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं लड़कियों में यौनारंभ के लक्षण, या लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण। ध्यान देना, लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ की अवस्था में कुछ लक्षणों का विकास होता है जिन्हें यौनारंभ लक्षणों के नाम से जाना जाता है, या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लड़कों में यौनारंभ के लक्षण में पहला देखिएगा, इनमें क्या होता है कि आवाज़ का मोटी एवं भारी होना। क्या होता है? आवाज़ का मोटी एवं भारी होना। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लड़कों में यौनारंभ अवस्था प्रारंभ होती है तो उनकी आवाज़ मोटी एवं भारी हो जाती है। तो पहला लक्षण क्या है कि क्या दृष्टिगोचर होता है कि आवाज़ का मोटी एवं भारी होना। दूसरा जो शारीरिक लक्षण है वो जो चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना। चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, कि चेहरे पर दाढ़ी एवं मूंछें उग जाती हैं जैसे ही यौनारंभ का प्रारंभ होता है 13 से 15 वर्ष की आयु में, तो उनके चेहरे पर दाढ़ी एवं मूंछें आ जाती है। और तीसरा लक्षण है बगल, कांख। कांख एवं यौवना, क्या बोलते हैं, कांख एवं जननांग क्षेत्र, जननांग क्षेत्रों में, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में, कांख एवं जननांग क्षेत्र तथा सीने में बालों का आना। सीने में बालों का आना या उगना। कांख एवं जननांग क्षेत्र तथा सीने में, कांख जननांग क्षेत्र तथा सीने में बालों का आना, बाल उग जाते हैं। चौथा जो यौनारंभ का लक्षण है वो आता है आपको त्वचा का तेलीय होना। त्वचा जो होती है वो तेलीय चिकनी जाती है। त्वचा का तेलीय होना, त्वचा कैसी हो जाती है? तेलीय हो जाती है। पांचवा जो लक्षण है स्वभाव का उग्र होना। ध्यान देना, स्वभाव कैसे हो जाता है? उग्र। स्वभाव का उग्र होना। और छठा जो लक्षण है इसका आ जाएगा आपको कि शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ होना या शुक्र जनन प्रारंभ होना। शुक्र जनन प्रकरण में शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन
प्रारंभ होना, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण या स्खलन प्रारंभ हो जाती है। और स्तन ग्रंथियों का अविकसित एवं दुग्ध रहित होना, हम ये लिख सकते हैं साथ में स्तन ग्रंथियों का अविकसित एवं दुग्ध रहित होना, अविकसित एवं दुग्ध रहित होना। और भी क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे कंधों और सीने का चौड़ा होना, विकसित होना। और ये भी आ सकते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, कि लड़कों का लड़कियों तरफ मनोवैज्ञानिक आकर्षण होना, लड़कियों की तरफ मनोवैज्ञानिक आकर्षण होना। तो काफ़ी सारे लक्षण हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि लड़कों में प्रश्न आ जाता है कि लड़कों में यौनारंभ के कोई 5 लक्षणों को लिखिए, 4 लक्षणों को लिखिए। तो हमने आपको 7 लक्षण लिखा दिए हैं। पहला है आवाज़ का मोटी एवं भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी एवं मूँछों का आना, और कांख, जन्नांग क्षेत्र और सीने में बालों का आना, ध्यान देना, बाल उग जाते हैं। और त्वचा का तेली होना, त्वचा तेली हो जाती है या चिकनी हो जाती है। स्वभाव का उग्र होना, स्वभाव या प्रकृति उग्र हो जाती है ये। और शुक्रजनन निर्माण प्रारंभ होना, ये सब जो लक्षण हैं वो ध्यान देना कि लिंग हार्मोनों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात लिंग हार्मोनों का क्या होता है, प्रादुर्भाव इस अवस्था में होता है। तो मानव में जो नरलिंग हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसके द्वारा ये सब लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद में हम आपको कल 47वें टॉपिक में मादा जन्नांग या लड़कियों में यौन के लक्षणों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।